हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पे। वेरी 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 गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आशा है, उम्मीद है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे। और आज बच्चों अपनी क्लास होने वाली है एसएससी फाउंडेशन के लिए जीके की पहली क्लास, जो कि आपकी रहने वाली है पॉलिटी स्पेशल, जिसमें हम अपने संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। ठीक है बच्चा, तो ये आपकी क्लास जो है हम एकदम शुरू करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म मॉर्निंग। आप सब जो है बिल्कुल खुश रहे और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आप उसमें ज़रूर सफल हो जाए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब जो नए आए हैं एसएससी की तैयारी करने के लिए वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चा शुरू करते हैं अपने भारत के संविधान के निर्माण से। ठीक है, इसमें हम आर्टिकल्स करेंगे, लेकिन बच्चा जब कैबिनेट प्लान के तहत आपके संविधान सभा का संविधान बनाने का निर्माण कार्य जो शुरू किया जा रहा था, तो संविधान को ना बड़े ही स्ट्रक्चर वे में आपका बनाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी इसमें डाल दिया है, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, नहीं। संविधान को बिल्कुल एक घर की तरह बनाया गया है। जैसे आप एक घर बनाते हो ना, उसमें लोग, उसमें फैमिली रहते हैं, रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको, अगर आप संविधान के आर्टिकल्स और पार्ट, सबसे अगर संविधान के आपने पार्ट पढ़ लिए दैट मीन्स आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए। सिंपल सी बात है बच्चा, है ना। तो जो संविधान के भाग है बिल्कुल एक फैमिली की तरह, एक घर की तरह बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले आप अपने घर की क्या बनाते हो, नींव बनाते हो। उसके अंदर आप कमरे डिसाइड करते हो कि भैया हमारे घर में इतने कमरे होने चाहिए। कई बार आप क्या करते हो कि आपने पूरा घर बना दिया, आपको ज़रूरत पड़ती है कि भैया आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको मे बी आगे जाके वो बच्चा अलग होना चाहे अपनी प्राइवेसी को लेकर, तो उनको एक रूम बनाकर और देते हैं। मतलब आप अपने घर में या तो कई बार बढ़ोतरी कर देते हो, कई बार भैया रसोई तोड़ के वहां पे वॉशरूम बना दिया, वॉशरूम तोड़ के वहां पर कुछ और बना दिया, है ना। कोई स्टोर रूम बना दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपना पार्ट वन है ना, जो कि भारत पूरा का पूरा एक घर बचा और उसके अंदर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वो वहां के कमरे हो गए, किचन हो गई, बाथरूम हो गए, ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे अगर आप संविधान को पढ़ोगे ना तो झट से याद हो जाएगा। उसके बाद की उस फैमिली में, अब ऐसा तो नहीं है बच्चा मैंने घर बनाया है तो कोई भी आके रह लेगा उसमें, है ना। मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरा घर में कौन रहते हैं, अपने ही तो रहते हैं ना बच्चा, है ना। तो सेकंड पार्ट हमारा नागरिकता पे जाता है कि भाई मैंने जो घर बनाया है उसमें किसको रहने की परमिशन है, किसको रहने की परमिशन नहीं है ना। जैसे अपने ही परिवार के अपने ही लोग रहते हैं, उसी तरीके से हमारे भारत में नागरिकता दी जाती है ये ठप्पा लगाने के लिए कि ये भारत का नागरिक है। कोई ऐसा हो गया घर में बच्चा, कोई मान लो निकम्मी औलाद हो गई, उसको घर से बाहर भी निकाल देते हैं कि भाई तू मेरी प्रॉपर्टी से जा। तो बिल्कुल नागरिकता को आपका क्या हटाया या वापस भी लिया जा सकता है, निरस्त भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल एक फैमिली की तरह जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह बच्चा हमको संविधान को पढ़ना है। दो चीजें मैंने आपको बता दी, आई होप आप रिलेट कर पाए होंगे। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे बच्चा बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही बनाते हुए आपका आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपना पार्ट वन आता है जिसके अंदर बच्चा जिसके अंदर आपके संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आती है। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। वर्तमान में भारत के संविधान में आपके जो ये मूल संविधान था बच्चा, आपका 25 तो भाग है, ध्यान रखना 25 भाग है। आर्टिकल 395 ही है, लेकिन आपके बहुत सारे क्या हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, है ना। बहुत अमेंडमेंट आपके हुए हैं। आपके 12 आज के टाइम पे शेड्यूल है और हम किसको पढ़ रहे हैं, इन 395 आर्टिकल्स को। जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उनको हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब आप एक घर बना रहे हैं। हमारे पास कितने राज्य है मैम, 28 आज के टाइम पर स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिनमें हमारा भारत जो है वो क्या है बच्चा,
बसा हुआ है। अब इन संघ और राज्य क्षेत्र, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अपने घर को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको लगता है एक कमरा ज्यादा बनाना है, एक कमरा ज्यादा बना लेते हो। आपको लगता है एक कमरे को तोड़ के मेरे को 2 कमरे बनाने हैं, आप बिल्कुल बना सकते हो। तो जो ये पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बच्चा प्रावधान है, बस ये इसी के बारे में है कि आपका सबसे पहले तो परिभाषा संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है, लिखा हुआ है। दूसरा आपका नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे घर बनाते हुए हमें नीड होती है बाद में, हमने एक घर तो बना लिया, राज्य पुनर्गठन आयोग आया, हमने 14 राज्य और आपके 6 यूनियन टेरिटरी बना दी बच्चा, ठीक है। 1956 का आपका जो फजल अली आयोग आया था, उसके तहत हमने क्या बना दिया, 14 स्टेट बना दिए, 6 यूनियन टेरिटरी बना दी। जैसे जैसे हमें भाषाई आधार पर या फिर आपका बच्चा प्रशासनिक आधार पर लगा, हम अपने कमरों को बढ़ाते चले गए और आज हमारे पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है ना। उसके बाद नए राज्यों के स्थापना का गठन हो गया। आर्टिकल नंबर 3 में है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन करने का प्रावधान, ठीक है। राज्यों की सीमाओं में और उनके नाम में परिवर्तन करने का प्रावधान, और ये सारा किसके पास होता है, ये बच्चा संसद के पास शक्ति होती है ना। ये सारी शक्तियां किसके पास होती है, संसद के पास ये शक्तियां होती है। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि पहली और चौथा जो शेड्यूल है उसके संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन जो विधियां हैं, मतलब इसके लिए भी आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 को समझने के लिए, इसकी विधियों को जानने के लिए आपको शेड्यूल 1 और 4 में आपका जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, हमने एक घर बना दिया बच्चा, उसमें हमने कमरे अपने हिसाब से डिसाइड कर दिए। अब हम उस घर में कौन कौन रह सकता है, कौन कौन उस घर में नहीं रह सकता है, इसके बारे में देखेंगे। दैट मीन्स सेकंड अपना जो पार्ट आएगा वो हमारे संविधान में, यानी कि हमारे भारत में नागरिकता को लेकर होगा। नागरिकता का प्रावधान पार्ट 2 और आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक है। किसको नागरिकता मिलेगी, किसकी नागरिकता छीन सकती है। कुछ ऐसे दुश्मन देश है जिनके लोगों को नागरिकता अगर देनी है तो स्पेशल प्रावधान आपके लगते हैं। कुछ ऐसे भारतीय हैं जो बाहर दूसरे देश में जाकर रहना चाहते हैं, जॉब करते हैं, उनकी नागरिकता कैसे या तो स्टेबल रहेगी, कैसे या फिर उनकी नागरिकता उनसे ली जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता, जब से संविधान लागू हुआ था बच्चा, तब से नागरिकता का जो प्रावधान दिया गया है, एक तो वो आपका स्टैब्लिश्ड है, वो भारत के नागरिक है। उसके अलावा अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, उसका प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है बच्चा, कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसका प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 7, भारत से पाकिस्तान अगर कोई निकम्मा जाना चाहता है तो उसकी नागरिकता कैसे छीनी जाएगी या कैसे बची रहेगी, इसके बारे में आपका प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 8, ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 में क्या है बच्चा, कि भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार, ठीक है। भारत के बाहर जो लोग जॉब करते हैं या फिर कोई कई बार बच्चा बस जाते हैं जाकर, तो भारत में कैसे है स्वतंत्रता, भारत में एकल नागरिकता है। कैसी है बच्चा, भारत में एकल नागरिकता है। और ये हमने कहां से ले रखी है, ये हमने ब्रिटेन से ले रखी है, ठीक है। कहां से, ब्रिटेन से ले रखी है। तो भारत से बाहर कोई जाकर रह रहा है बच्चा, तो अगर वो वहां की सिटीजनशिप लेता है तो उसको पहले यहाँ की सिटीजनशिप जो है वो छोड़नी आपकी पड़ेगी। ये जरूरी है, क्योंकि आप या तो भारत के नागरिक हो सकते हो या भारत के नागरिक नहीं हो, ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित आपको होना पड़ेगा, एंड सेम एज इज दैट बच्चा, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रवासियों के लिए कि भैया आपका कुछ टाइम पीरियड दिया होता है कि इसके बाद आपको नागरिकता जो है वो आपके निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। 7 साल वैसे टाइम होता है।
अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसके बारे में आपको बताता है। अनुच्छेद 11 संसद के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा भी जा चुका है ना। अनुच्छेद 11 आपका संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन यानी कि रेगुलेशन का प्रावधान है। किसके पास ये शक्ति है बच्चा? ये शक्ति जो है आर्टिकल नंबर 11 संसद को देता है। ठीक है, किसको देता है? संसद को देता है। आगे बात करते हैं। अब अपने घर में हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमारे घर में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है। अब बच्चा, अगर एक घर में, एक परिवार में लोग रहते हैं तो उन लोगों के कुछ अधिकार भी होते हैं। अपने मर्जी से वो खाना खा सकते हैं, मर्जी से वो कहीं बाहर जा सकते हैं, अपने मर्जी से वो एक साथ बैठ सकते हैं, अपने मर्जी से जिसको पूजा करनी है वो पूजा कर सकता है। कुछ घर में ऐसे लोग होते हैं कि भैया मेरे को तो नहीं करनी, मैं नहीं करूंगा, ऐसे लोग होता है। कुछ घर के लोगों को नहाना पसंद होता है, कुछ को नहाना नहीं, मतलब उनके अपने अधिकार होते हैं ये, है ना। उनके लिए कोई उनको टोकता नहीं है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। तो घर के लोगों को जैसे अलग अलग, जैसे दादा दादी को अलग अधिकार होते हैं कि भैया हम सबसे बड़े, हम सब पे रूल करेंगे। मम्मी पापा के अलग अधिकार होते हैं कि भैया हम बच्चों को डांटेंगे, हम बच्चों को पीटेंगे। बच्चों को अलग अलग अधिकार होते हैं कि कुछ भी कर लो, हम तो खेलेंगे, है ना, और हम पढ़ेंगे नहीं। तो इनके लिए उनको किसी को टोका वोका नहीं जाता, है ना। तो यही अधिकार भारत का संविधान देता है भारत के नागरिकों को। मतलब पार्ट 3 आ जाता है बच्चा, जो कि बताता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, कौन सा है? पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं और बिल्कुल ये हमारे मूल संविधान में मौजूद थे। कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 12 से आपका 35 तक बच्चा। अब जैसे घर के अंदर आप ये सारे अधिकार लेके बैठे हो, आप कहीं बाहर जाओगे तो आप इन अधिकारों का बच्चा, ऐसा तो नहीं है कि आप घर के अंदर ही आप इन अधिकारों का यूज कर सकते हो। बाहर वाले थोड़े ना आपके अपने हैं, वो तो आपको मार पीट के भगा देंगे। उसी तरीके से जब हमारा आर्टिकल नंबर 12 शुरू होता है, वो बताता है एक राज्य की परिभाषा कि भाई, ठीक है, जो 28 राज्य हैं, केंद्र हमारे भारत में जो है वो केंद्र बच्चा प्राइम सत्ता है। ठीक है, केंद्र की सत्ता आपकी प्राइम मान जाती है, ज्यादा अधिकार उनके पास है। तो वो राज्यों को बताते हैं उनकी परिभाषा कि हाँ जी भैया, लिमिट में रहना है। हम आपको, आपके नागरिकों को अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि कल को हम आपको अधिकार दे और आप कहो कि हम तो अपना नया देश, कल को तमिलनाडु के सारे लोग खड़े हो जाएं और कह दे भैया स्वतंत्रता का अधिकार है और हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम भारत से अलग होना चाहते हैं। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 12 आपकी परिभाषा ये देता है कि आपको स्वतंत्र रहने का तो अधिकार है, लेकिन अंडर भारत की टेरिटरी में, है ना। आप भारत यानी कि केंद्र के अधीन रहकर अपने अधिकारों का क्या करिए बच्चा? लाभ उठाइए, उनको खुल के जिए। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 12 एक राज्य की परिभाषा जो है वो बताता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की आपकी विधियों के बारे में बताता है। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 14, अब यहां से शुरू होते हैं हमारे मेन 6 आर्टिकल। पहले कितने हुआ करते थे? पहले 7 हुआ करते थे। ध्यान से सुनना बच्चा, पहले 7 आपके फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, आज आपके 6 हैं। अब इन 6 के अंदर भी कई सारे आपके क्लॉजेज हैं, अब देखेंगे। सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। जैसे एक माँ के लिए उसके बच्चे होते हैं, सब समान होते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 है कानून के समक्ष समानता, कि भाई कानून के सामने बड़ा छोटा ऊंचा नीचा सब कोई एक है ना। अगर मैंने एक कत्ल किया है और मुझे उसकी फांसी होनी है, तो किसने, यानी कि तुमने भी अगर एक कत्ल किया है तो तुम्हें भी उसकी फांसी होगी, है ना, अगर सेम टाइप का बच्चा इंटेंस है। आर्टिकल नंबर 15 कहते हैं कि भारत में आप अगर हो तो आप किसी को भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव उससे नहीं कर सकते हैं। ये उस सामने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकार का
हनन होगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों में सभी को आपकी क्या है? समानता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 17 आपका सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा अनटचेबिलिटी, है ना। पुराने टाइम पे किया करते थे ना कि घर पे अगर कोई आपका लो कैटेगरी का, है ना, नीच जाति का कोई आ जाए, सॉरी टू से दैट वर्ड, है ना, तो क्या करते थे, स्पेशली देखा हमारे परदादा उन टाइम पे चलते थे, दादा परदादा उनके टाइम पे, उनको नीचे बैठा के उनके बर्तन अलग करना, उनको छूना नहीं, उनको बिल्कुल दूर से टाटा बाय बाय करना। तो आर्टिकल 17 अगर आज ऐसे कोई कर दे और बच्चा किसी ने थोड़े भी आर्टिकल पढ़ रखे हो तो उसको जेल हो जाए। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को क्या करता है? निषेध करता है। आर्टिकल 18 कहता है कि भैया भारत में रह रही सभी उपाधियों का अंत होना है। भारत क्या था बच्चा? भारत जो है वो राजा महाराजाओं का पूरा एक घर था, जिसकी अलग अलग टेरिटरीज पे राजा महाराजा आपके क्या करते थे? राज किया करते थे कि भैया ये राजा धर्मवीर और ये राजा पधार रहे हैं, ये और वो। तो सारी उपाधियों का अंत हो गया है, एक्सेप्ट बच्चा जो आपके मिलिट्री वगैरह सेनाओं में जो आपका जैसे जनरल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, ये सारे जो दिए जाते हैं, डॉक्टर्स को हो गया, तो ये सारी उपाधियां बिल्कुल चलती हैं। लेकिन बाकी उपाधियां की राजा महाराजा, क्योंकि भारत में ये कहता है हर कोई कि एक समान है हर एक नागरिक भारत का। तो आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत, उसके बारे में प्रावधान है। अब आ जाता है बच्चा आपका दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आ जाता है बच्चा? स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आपका 22 तक। अब आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कई सारे क्लोज है आपके, जैसे आर्टिकल नंबर 19 है कि हर व्यक्ति को भारत में बोलने की और अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो है वो आजादी है। आज आप ट्विटर पे किसी भी नेता, किसी भी सरकार को गाली गलौज कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो ये आपकी बोलने की आजादी, आपकी अभिव्यक्ति, आपके एक्सप्रेशंस की आजादी को दर्शाता है। आर्टिकल 19A में भी सेम बच्चा आपको बोलने की स्वतंत्रता ये क्या है आपकी दी जाती है। अगला आर्टिकल 19 के बी क्लोज में आप सब लोग शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं। प्राइम एग्जाम्पल, जैसे अभी यूपी पुलिस का लीक हो गया था बच्चा पेपर, बच्चे लखनऊ में क्या कर रहे थे? लखनऊ में बिना हथियारों के सारे इकट्ठे हुए थे विद सो मैनी टीचर्स, ताकि बच्चा वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सके। तो वो अपने 19B का क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे। 19C संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, ठीक है। संगठन या फिर संघ बनाने की आपकी क्या है बच्चा? स्वतंत्रता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो संगठन या फिर वो संघ जो है आप भारत को तोड़ने के लिए बना रहे हो, ये चीज ध्यान रखनी है। आर्टिकल 19D में है कि देश के किसी भी भाग में आने जाने की हमें स्वतंत्रता है ना। अब देखिए, आप सब लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, पेपर वेपर देते हो, ठीक है, स्कूल्स में है तो और अच्छी बात है। लेकिन जब भी आपका मान लो एसएससी जीडी का एग्जाम अब हो जाएगा, उसके बाद 4-5 दिन का आप प्रेस लोगे, आप अपना बैग उठाओगे और आप निकल लोगे। मान लो कि भैया हम तो केरल घूमने जा रहे हैं, कुछ कहेंगे भैया हम कसोल घूमने जा रहे हैं, है ना। चाहे आप भारत के किसी भी कोने से हो, आपको भारत की टेरिटरी के अंदर हर जगह जाने का अधिकार है। कोई आपसे बच्चा एक सिंगल आदमी ये नहीं पूछेगा कि आप यहाँ क्यों आए हो, आप तो उस फलाने जगह से हो। तो भारत के नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए मैं यूपी के शामली से हूँ, ठीक है भैया, मुझे जॉब करनी थी, मेरी जॉब की नीड जो है वो दिल्ली में थी, मैं दिल्ली आके शिफ्ट हो गई। किसी ने पूछा नहीं कि भैया आपकी नागरिकता तो वहाँ की, आप सिटीजन तो आप मूल निवासी तो आप वहाँ के हो, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, कोई आपसे नहीं पूछ सकता। 19E के तहत लगा देना कि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। 19G में आपके देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की आपकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 आपका अब बच्चा यहाँ पर आ जाता है, जो कि कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका पूछा जाता है ना। चलिए 19G, सॉरी ये हो गया बच्चा, इंग्लिश में लिखा हुआ है।
आर्टिकल नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 20 और 21 इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल नंबर 21 जो है वो हमारे प्राणों की, हमारे देह की स्वतंत्रता का अधिकार, हमें जीने का अधिकार देता है बच्चा। ओके, आर्टिकल 21A जिसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में, ये बच्चा संशोधन आया था। इसके तहत फंडामेंटल ड्यूटी एक जोड़ी गई और एक फंडामेंटल राइट। ड्यूटी किसके लिए? अभिभावकों के लिए। राइट किसके लिए? एक बच्चे के लिए। कौन सा राइट? कि बच्चे को आपका उसका प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उसका एक मौलिक अधिकार होगा, यानी कि शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार आर्टिकल नंबर 22 में है। अब आ जाता है बच्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा फंडामेंटल राइट 23 से लेकर 24 से। शोषण होना, किसी को दबाया जाना, किसी से जबरदस्ती काम कराया जाना, तो सबसे पहले है मानव के साथ दुर्व्यवहार, ठीक है, और बाल श्रम पर आपका प्रतिषेध आर्टिकल नंबर 23 पे। आर्टिकल नंबर 24 है कि जो बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती है, भारी काम जहां पर आपका करना होता है, वहां पर अगर कोई 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा मिला, दैट मीन्स कि आप उस बच्चे के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं और ये एक कानूनन अपराध है। आर्टिकल 24 के बाद हम जब जाते हैं बच्चा, तो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट आता है कि भारत में रह रहे हर व्यक्ति के पास आपका बच्चा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि भारत जो है वर्सटैलिटी का देश है। बहुत सारी संस्कृति, कई सारे धर्म भारत में आपके निवास करते हैं। तो आर्टिकल 25 जो है ये कहता है कि मैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन, मेरा मन चाहे मैं हिंदू धर्म अपनाऊं, मेरा मन चाहे मैं सिख धर्म अपनाऊं, मेरा मन अगर करे तो मैं खुद को परिवर्तित कर लूं मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में मैं खुद को परिवर्तित कर सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। किसी भी धर्म का प्रचार करने की मेरी ये स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, कि भैया मान लीजिए कि मुझे हिंदू धर्म हद से ज्यादा पसंद है, मैं चाहती हूं कि उसकी जो गाथाएं हैं महाभारत की, श्री कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान हनुमान की, उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार हैं, मैं लोगों तक पहुंचाऊं, तो बच्चा मेरे पास ये अधिकार है कि मैं, जैसे आपकी कई सारी सभाएं नहीं होती है, आपने देखा होगा, है ना, सत्संग वगैरह, तो इनका अधिकार जो है वो करने का होता है। आगे आर्टिकल नंबर 27 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, तो ये आपका किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपका कर संबंधी स्वतंत्रता है। 28 के अंदर सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। मान लीजिए आप किसी सरकारी स्कूल या किसी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो और आप वहां ये कहो कि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ या फिर आपका मैं हिंदू धर्म से हूँ, सिख धर्म से हूँ, तो मुझे उनके पाठ पढ़ाइए, मुझे इंग्लिश की कविताएं, हिंदी की कविताएं, उनके पैसेज वगैरह नहीं पढ़ने हैं, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो ये गलत होगा। तो बच्चा जो धार्मिक शिक्षा है वो आपको सरकारी शिक्षण संस्थानों में नहीं दी जाएगी। धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप बाध्य बिल्कुल नहीं है ना। तो आपका आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर आपका बचा एक तो फंडामेंटल 5th, ठीक है, फंडामेंटल राइट आपका 5वां, जो कि बताता है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार। अब भारत बच्चा आप सबको पता है बहुत सारे धर्मों से मिलकर बना है। उनमें कुछ धर्म ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, जैसे हिंदू धर्म। कुछ धर्म आजादी के समय या उससे पहले ऐसे थे बच्चा, या फिर संविधान जब लागू हुआ कि उस धर्म के लोग ज्यादा नहीं थे, उनको हम अल्पसंख्यक कहते थे। और कहीं उनकी वो संस्कृति, उनका वो धर्म नष्ट ना हो जाए, उन पर दबाव ना पड़ जाए कि एक मेजोरिटी के अंदर आप रह रहे हो, उनके अंदर डर का भाव ना हो, तो उनको ये अधिकार दिए गए कि आप अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा के अधिकार को, उनकी स्वतंत्रता को अनुभव कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर था। आर्टिकल नंबर 29 जो अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, ठीक है भाई, सिख बोलते हो बिल्कुल, पंजाबी बोलते हो, उनकी लिपि गुरुमुखी लिपि है बिल्कुल यूज करो, और संस्कृति को संरक्षित रखने का जो है अधिकार
बिल्कुल है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्ग को अपने शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का भी आपका अधिकार है। जैसे इसका एक प्राइम एग्जांपल मदरसे वगैरह जो होते हैं बच्चा, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल नंबर 6 आपका आता है बच्चा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं, जितने भी आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, 31 अब नष्ट हो चुका है बच्चा, वो संपत्ति का अधिकार था, है ना, निरस्त हो चुका है। 32 में संवैधानिक उपचारों का। अब आपने जितने भी ये इससे पहले 5 फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, इनमें अगर किसी में भी आपको लगता है कि कोई आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। वो एक रिट जारी करेगा इसको लेकर। तो ये संविधान की आत्मा भी कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान की आत्मा। नोट बच्चा, संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जो संविधान के निर्माता भी है। तो रिट संबंधी प्रावधान है। 4 प्रकार के रिट जो है बच्चा आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। हाई कोर्ट इसको जारी करता है अंडर आर्टिकल 226, और शायद एसएससी जीडी ने ये सवाल आपका पूछ चुका है, लिख लेना। एसएससी जीडी 2024 में ये सवाल भैया आपका आया है। आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है? कि मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में प्रावधान है बच्चा, है ना। संसद के पास आपके संविधान के हर एक पार्ट के हर एक आर्टिकल में आपका बच्चा संशोधन करने की शक्ति है। वो चाहे तो आपके अधिकारों को बच्चा बढ़ा घटा सकते, उसको कुछ भी लगता है, लेकिन उसके पास एक छोटी सी बात ये है कि वो संसद के मूल जो ढांचा है, संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए शायद हमारे फंडामेंटल राइट्स अभी तक सुरक्षित भी है ना। तो ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 33 संसद को शक्ति देता है मौलिक अधिकारों को लागू करने में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बच्चा आगे अगर हम चले तो 34 क्या कहता है? 34 कहता है सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, ठीक है, संबंधित प्रावधान आपके हैं। देश में कुछ ऐसी सिचुएशन है बच्चा, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो वहां पर मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध, इसके प्रावधान जो है वो आर्टिकल नंबर 34, ठीक है। और आपका आर्टिकल नंबर 35 मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 36 पे आते हैं और यहाँ पर हम पार्ट 4 पे आ चुके हैं, ठीक है। अब बच्चा देखो, यहाँ तक हम आ चुके, हमारे परिवार के लोगों को मौलिक अधिकार भी उनके मिल चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। परिवार में कोई पढ़ना चाहता है पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहता तो शिक्षा का अधिकार, ठीक है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा सबके लिए जरूरी है। अब आ जाते हैं बच्चा उस घर में जो आपके अलग अलग कमरे थे। मान लो एक कमरे में चाचा चाची रहते हैं, एक कमरे में मम्मी पापा रहते हैं, एक कमरे में ताऊ ताई रहते हैं, तीनों के अलग अलग परिवार बच्चा। तो उनको अलग अलग बच्चा कुछ और हक दिए गए। सबसे बड़ा हक किसके पास है? दादा दादी के पास है बच्चा, ठीक है, जो सबसे प्राइम है, जिनसे सब कुछ बने हुए हैं, जैसे हमारे भारत के लिए केंद्र। और लेकिन जिन कमरों में आपके चाचा चाची यानी कि जो हमारे राज्य है बच्चा, उनको कुछ और अधिकार अपने कमरे के अंदर बच्चा लागू करने के लिए दिए गए हैं कि आपके पास भी कुछ स्वतंत्रता है। अब ध्यान से सुनना, राज्यों के नीति निदेशक तत्व, और ये मेरे को आफ्टर फंडामेंटल राइट सबसे बेस्ट पार्ट लगता है संविधान का। देखिए आर्टिकल नंबर 36 से लेकर ये 51 तक है बच्चा, नोट 52 51 तक, ठीक है, इसमें ये मिस्टेक हो रखा है। तो आर्टिकल नंबर 36, ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 कहता है एक राज्य की परिभाषा, है ना। आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि जो डीपीएसपी है, सबसे पहले तो ध्यान रखना जो आपके डीपीएसपी है, ठीक है, वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
राज्यों की परिभाषा, उसके बाद 36 के अंदर नीति निदेशक तत्व न्यायालय में, ठीक है, यानी कि कोर्ट में वाद योग्य जो है वो आपका इनको नहीं माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में उसकी व्यवस्था करेगा, ठीक है भाई। अपने अपने राज्य को, अपने अपने कमरे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको समृद्ध किया जाए, कैसे उसको प्रोस्पर किया जाए, कैसे उसका कल्याण किया जाए, ये हर राज्य का आपका क्या होगा, दायित्व होगा। आर्टिकल नंबर 39 कहता है, अब देखो उस राज्य के लिए, बच्चा राज्य के अंदर है अब ये, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता जो है, आर्टिकल नंबर 39, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चा, है ना। आर्टिकल नंबर 40 कहता, और ये राज्यों के ऊपर है, ठीक है, ये आपका एक राज्य के ऊपर है। इसमें जरूरी नहीं है बच्चा कि केंद्र इसमें दखल अंदाजी करे। केंद्र चाहे तो कानून लाकर, संशोधन कर कर उसे आपका बच्चा पूरे देश में लागू कर सकती है। लेकिन ये जो प्रावधान पहले थे, जो अब तक कानून नहीं बने हैं, उनका ये था कि एक राज्य चाहे तो वो उसे लागू करे, ना चाहे तो वो उसे लागू ना करे, जैसे आर्टिकल 44 है आपका, है ना। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है बच्चा, पंचायतों के गठन के बारे में है। राज्य चाहे तो अपने क्षेत्रों में पंचायतों का गठन कर सकता है, ना चाहे तो ना करे। कब तक, जब तक आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट नहीं आ गया था। अब ये पूरे देश में बच्चा एक कानून है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 40 भी आपका, जो जो इंपॉर्टेंट बच्चा सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वहां पर मैं आपका इंपॉर्टेंट लिखते चलूंगी। आर्टिकल नंबर 41, और ध्यान रखना आजकल जो डीपीएसपी है वो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 41 जो है वो कहता है कि कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो आपका होगा। आर्टिकल नंबर 42 कहता है कि न्याय संगत और मानव उचित दिशाओं तक प्रसूति सहायता का आपका क्या होगा, प्रावधान होगा। प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी असिस्टेंट आपका बच्चा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल नंबर 43 मजदूरी और कुटीर उद्योगों का आपका प्रावधान है। इनकरेजमेंट टू लेबर एंड कोटेज इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा गांधी जी ने बल दिया था बच्चा इस पर। आर्टिकल नंबर 44 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहता है समान नागरिक संहिता लागू करने का एक राज्य का प्रावधान। कोई राज्य चाहे तो अपने राज्य में समान नागरिक संहिता, कि वहां पर जो कानून चलेगा वो एक चलेगा, वहां पर ये नहीं है कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग कानून को फॉलो कर रहे हैं, जैसे अभी उत्तराखंड ने किया है, जैसे अभी उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। यूके पहला स्टेट बन गया है आपका यूसीसी लागू करने वाला। उसके बाद बच्चा किसने किया है, असम ने किया है। तो आपका आर्टिकल नंबर 44 यूसीसी लागू करने के लिए। आर्टिकल 45 इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ये प्रावधान आपका आर्टिकल नंबर 45 के अंदर है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 46 अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान आपका राज्य सरकार की एक तरह से जिम्मेदारी होगी। आपके राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं, उनका उत्थान, उनका कल्याण करना आपकी जिम्मेदारी है। उनको सही शिक्षा देना, सही शिक्षा उनको प्राप्त हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। दैट मीन्स राज्य के बारे में बात हो रही है ना। अगला आर्टिकल नंबर 47 में है बच्चा पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य राज्य सरकार का है। राज्यों को अपने सरकार, जैसे मिड डे मील वगैरह बच्चा आपका हो गया, तो राज्य सरकारों की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो बच्चों के पोषण और उनका जीवन स्तर, ठीक है, लाइफ साइकिल जो है वो बढ़ाने के लिए, उनका स्वास्थ्य सही रखने के लिए आपका काम करते हैं। आर्टिकल नंबर 48 इंपॉर्टेंट है बच्चा, इस पर राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे ज्यादा बल दिया था। कृषि और पशुपालन संबंधित आपके प्रावधान, ठीक है, कृषि और पशुपालन संबंधी आपके प्रावधान। आर्टिकल नंबर 48 के अंदर है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करना।
49 में है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अब बच्चा यही तो है जो हमारे भारत की संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। राज्यों का ये दायित्व बनता है कि उनके राज्यों में जो भी ऐतिहासिक स्मारक है, जो भी इंपॉर्टेंट स्थान है, जैसे यूपी का ताजमहल बच्चा है ना, उनका संरक्षण करना, ठीक है, उनको बचाना उनकी हानि होने से भैया, तो ये आपका क्या है, कर्तव्य है एक तरह से। तो आर्टिकल 49 तक आ चुके हैं। आर्टिकल 50 में क्या है? आर्टिकल 50 में है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग काम करेंगे, यानी कि उनके विभाजन के बारे में बात है। अगेन आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीपीएसपी आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए बच्चा ये इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित क्या है, इसके अंदर प्रावधान है कि हमें अंतरराष्ट्रीय शांति, सौहार्द और सुरक्षा जो है वो आपकी बनाए रखनी है। ठीक है बच्चा, अब इसी के ही पार्ट 4 के अंदर चलते हैं। ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था, मूल संविधान में आपका शामिल नहीं था। इसको आपका बच्चा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कब बच्चा, 1976 में ऐड किया गया बाय दी स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी, बाय दी स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी, जो कि आपका एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है, क्योंकि इतने सारे संविधान आपके संशोधन किए गए संविधान में। तो पार्ट 4 जहां पे डीपीएसपी मौजूद थे, वहीं पर बच्चा ए लगा के उसी में आपके मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। अब जैसे उस घर के लोगों को, जो आप भारत का निर्माण कर रहे हो, संविधान का निर्माण, और हम उसका कंपैरिजन एक घर से कर रहे हैं कि जैसे हम एक घर बनाते हैं, उस घर में जैसे रह रहे लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है बच्चा, यानी कि उनको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ऐसे ही उन सबका एक दायित्व, एक कर्तव्य भी होता है उस पूरे घर के प्रति, है ना, उस पूरे घर के प्रति, कि घर को तोड़ना फोड़ना नहीं है, घर में कलेश नहीं करना है, एक दूसरे से मिलकर रहना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे के बच्चों को प्यार करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनकी सहायता करनी है। ठीक है, उसी तरीके से भारत के लोगों को अगर मौलिक अधिकार, उनको स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, धर्म को पालन करने का अधिकार दिया है, तो उनसे कुछ लिया भी गया है। क्या लिया गया है? उनसे उनकी कुछ ड्यूटीज ली गई है, जो उन्हें कहती है कि ये आप भारत देश के प्रति निभाइए। क्या आपका 51 के अंदर बच्चा आज के टाइम पे 11 मौलिक अधिकार है, और पहले कितने हुआ करते थे? देखो, इसके तहत आपके जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद 86वां अमेंडमेंट एक्ट सन 2002 में आता है, और उसके तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, जो ये बताती है कि हर बच्चे के शिक्षा दिलाना, हर बच्चे को शिक्षा दिलाना उसके माँ बाप या फिर उसके गार्जियन का एक कर्तव्य है। ठीक है, कि उसको वो शिक्षा मिले। अब बच्चा पार्ट 5 पर आ जाएंगे, और इसको हम करेंगे कल से शुरू, क्योंकि इसके बाद अब उस घर में जिसका हम निर्माण करने जा रहे हैं, है ना, उस घर में जिसका हम निर्माण करने जा रहे हैं, अब उस घर में कुछ ऐसे मेंबर होंगे बच्चा जो सबसे प्राइम होंगे, जैसे दादा दादी हम कह सकते हैं। दादा हो गए भैया प्राइम मिनिस्टर, वो सॉरी राष्ट्रपति, हमारे घर का प्रथम नागरिक, है ना, उसके बाद ही तो सारे आए हैं। अब उसके बाद जैसे आपके घर में कुछ ऐसा होगा जिसके हाथ में सारा कार्यभार होगा, लेकिन वो पूछ के किससे करेगा? राष्ट्रपति से करेगा। उसको हम प्रधानमंत्री, जैसे अपने ताऊ जी बना दिए बच्चा, है ना। फिर बच्चा ऐसे होंगे कि जो हमने कमरे बना रखे हैं, उनमें सब अपने अपने मालिक होंगे। भैया चाचा अपने कमरे का मालिक, ताऊ अपने कमरे का, और पापा जी अपने कमरे के मालिक होंगे, है ना। उनकी वहां पर चलेगी। पूरे घर में किसकी चलेगी? एक जो सबके लिए कमा रहा है, सारे डिसीजन ले रहा है, सारे कानून बना रहा है, प्रधानमंत्री। उस प्रधानमंत्री किसकी सहायता से, किसकी आपको वो लेनी पड़ेगी?
सलाह लेनी पड़ेगी दादाजी की, उसके बिना वो काम नहीं कर सकता, सारे पहले उनको बताने पड़ेंगे। तो अब हम अपने घर में बच्चा रह रहे लोगों को अलग अलग उसमें बांटेंगे कि इसका ये बच्चा काम है, इसका ये काम है। दैट मीन्स अब हम अपनी भारत के अगर संविधान की बात करें तो संसद, जहां पर कानून बनते हैं, जहां से देश घर चलता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये हम कल पार्ट 2 में अपना करेंगे। ठीक है जी, कल हम पार्ट 2 इसका करेंगे बच्चा। आज की ये क्लास जो थी वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास थी, इसके लिए दिल से माफ़ी, क्योंकि मेरा बच्चा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का आपका, ये 11 से 12 बजे का, 11 से 1 का था और उस टाइम पे हमारे क्लास थी। तो बच्चा उसका अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं मिस कर सकते क्योंकि 3-4 दिन के बाद वेटिंग के बाद उनका अपॉइंटमेंट जो है वो मिलता है। तो मैंने सोचा कि आपको उससे पहले एक बार रिकॉर्डेड क्लास में दे दूँ आज का कॉन्टेंट। कल हम बिल्कुल लाइव आकर 110% ये वादा है आपकी नऊ मैम का, आगे के जो घर बना रहे हैं यानी कि संविधान बना रहे हैं बच्चा, उसमें आगे के क्लॉजेस यानी कि आर्टिकल्स देखेंगे। और थोड़ा सा अगर रिलेट कर पाए हो कि बिल्कुल संविधान ऐसे ही स्ट्रक्चर वाइज बना है कि जैसे एक घर बनता है ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बस रिलेट करने की बच्चा बारी है। ठीक है, चलिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। कल सुबह 11 बजे एसएससी में आप सबसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।